नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 और मैं हूं आपके साथ दिव्या रघुवंशी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनांदगांव में नगर निगम उपचुनाव को लेकर वार्ड नंबर 17 में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि ओबीसी महिला के लिए आरक्षित सीट में कांग्रेस ने चंद्रकला देवांगन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और साथ ही देवांगन ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 की सीट भाजपा पार्षद श्रीमती शोभा सोनी के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। बेगमगंज नगर के भोपाल रोड स्थित शमशान भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारियों को न्यायालय से निराश हाथ लगने के बाद उक्त अतिक्रमण को नगर पालिका कर्मचारियों के दस्ते ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से शमशान घाट की शासकीय भूमि पर बने 1 दर्जन से अधिक अवैध पक्के मकानों और दुकानों को तोड़कर हटाया गया है, लेकिन पीछे के हिस्से को रहवासी मानकर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन की उक्त कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया है और सभी दुकानदार रोड पर फैलाए गए अपने अपने सामान को समेटते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर कृषि मंडी में जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पहुंचे हैं। प्रभारी सचिव ने बताया कि दूसरे प्रदेश से धान को रोकने के लिए चारों तरफ से चौक चौबंद व्यवस्थाएं बनाई गई थी। आपको बता दें कि दूसरे प्रदेश से धान को रोकने के लिए आम जनता और मीडिया की भी भूमिका रहती है। साथ ही प्रभारी सचिव ने कहा कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका हो तो वे शासन और प्रशासन विभाग में आकर इसकी सूचना दें ताकि किसानों को इसका सही लाभ मिल सके। प्रदेश का धान ना आए उसके लिए काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। आप जिसे देख रहे हैं कि एसपी साहब भी खुद निरीक्षण में हैं और दूसरे प्रदेश से जो धान आता है उसमें एसपी साहब और उनकी टीम का काफ़ी योगदान रहता है कि उसको पकड़े। अच्छा, और इस पूरे व्यवस्था में माहौल बनाने में सबका काम है। आप लोगों की भी, मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। अन्यथा जो है कोई अगर चुपके से किसी जंगल से, नदी नाले के रास्ते से लेके आएगा और बाकी लोग व्यवस्था भंग करने में लगेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर सब लोग मिलजुल के सजग रहेंगे और कहीं से भी कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो आप प्रशासन को बताएं, पुलिस को बताएं। जबलपुर संस्कारधानी में महिलाओं ने एक फैशन शो का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम की खास बात है, महिलाओं ने कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में अनलॉक इवेंट कर आयोजित किया गया है। जोड़ने का अथक प्रयास किया गया है जो सफल रहा। वहां जबलपुर के स्पोर्ट क्लब में महिलाओं ने इस कार्यक्रम को सेरेमनी मनाई गई है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं के द्वारा पहली बार किया गया है। आज का जो हमारा फंक्शन है वो एक्चुअली हमारा रीवा ऑनलाइन पेजेंट अवार्ड है। एक्चुअली हमने कोविड टाइम पे लेडीज़ को इंगेज करने के लिए हमने प्रोग्राम किया था। तो ये पूरा बेसिकली हमारा ऑनलाइन बेस्ड है। हमने जितनी भी इसका जजमेंट और इसका जितना भी पार्टिसिपेशन सारा हमने ऑनलाइन किया था। केवल हम यहाँ क्राउनिंग सेरेमनी कर रहे हैं और आज हमारे जो भी कोविड प्रोटोकॉल उसके तहत हमने सारा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारा फंक्शन किया है और बाकी सारा हम ऐसे लेडीज़ को ध्यान में रखते हुए करते रहेंगे जिससे इनमें उत्साह बना रहे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल नया गांव से बंसत विश्नोई और उसकी पत्नी संतोषी दोनों पैरों से 80% तक विकलांग हैं। आपको बता दें कि विकलांगता होने के बावजूद भी इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी है और दोनों खुशी खुशी किराने की दुकान चलाते हैं और आज खुशहाल जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। बसंत विश्नोई ने समाज के अन्य दिव्यांगों को अपनाकर संदेश देते हुए ये कहा कि अगर जाति या समाज में दिव्यांग भाई बहनों की शादी नहीं हो रही है तो अंतर जाति विवाह कर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है और उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं नवा गाँव कंडेल में रथा में है और बनी भूति महुकर था, किसानी आदमियों में है। हमारे यहाँ ये बसंत कुमार जी बेचारा बाहर के रहने वाला है
और हमारे यहाँ के जो विशालिक के है ओकरो लड़की जो अपंग रही से इनकर मन के जो बाहर में परिचय हुई सो ही ये तो हमला मालूम नहीं रही, लेकिन दोनों जी के अपन शादी कर ली और शादी करके ये बसंत राम जी हमारे यहाँ रही। हाँ 80% विकलांग है, कर भाई भी और बसंत कुमार भी। मोर बेटी की शादी में दो गाँव सम्मेलन में गए नहीं जुड़ पाई, तीसरा गए तो तीसरा में जुड़ीस, तीसरा में जुड़ीस तो कान गाँव का गाँव रहा नाम हो मध्य प्रदेश के लड़का है, ओला में यहाँ दमान बनाना चाहे और मोर बेटी विकलांग 80% और मैं यहाँ दोनों के जोड़ी बना दें। और रायपुर में भी मैं सम्मेलन में शादी कर चुके। मेरा नाम बसंत कुमार बिश्नोई है और ये मेरी वाइफ श्रीमती संतोषी बिश्नोई है। हम दोनों का 80% दिव्यांगता है और हमने अंतर्जातीय विवाह किया है। और उसके बाद मैं पहले तो ऐसे एमपी में रहता था, वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में ही हूँ, अपने गांव ससुराल में ही रहता हूँ और यहाँ मेरा सुखी जीवन है। और मैं चाहता हूँ कि अपना परिवार हमेशा ही मैं ही रहूँ और मेरा परिवार खुशी रहे। और मैं शासन से ये चाहता हूँ कि मेरे को एक हम दोनों में से किसी को भी एक सरकारी नौकरी दी जाए। जनपद पंचायत ओडगी के ग्राम पंचायत धरसेड़ी में पानी नहीं देने से पानी के अभाव में जनपद में धान सूखकर बेजान हो रहे हैं, जिससे वहां के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बहुत बार स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन इस गंभीर समस्या से ग्रामीणों को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय तालाब से पानी लेने पर उनको दबंगों ने धमकियां मिलती हैं और दबंग उनको वहां से पानी नहीं लेने देते हैं। और साथ ही जनपद सीईओ का कहना है वे जांच कर इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत धरसेड़ी, तहसील ओडगी, जिला सुरपुर, छत्तीसगढ़। सरगुजा जी हाँ, भूमि है मेरे पिताजी के, मेरे हिस्से भी है। ये धान की फसल इसलिए बर्बाद हुआ है कि हमारे श्री ग्राम पंचायत धरसेड़ी के श्री चेतराम सिंह आयम जी सराबी सरपंच और सचिव और संजय सिंह और कपूर चंद और धर्मजीत, इन सभी ने लिखित में आदेश दे दिए हैं और कि इसमें धान की फसल में पानी मत डालें। हम लोग मछली छोड़े हैं, मछली हमारी मर जाएगी। अगर पानी ढाल की फसल अगर दाते हैं, इनको मार के डाल दे तालाब में, मछली चला हो जाएगी। कैमरा में उधर दिखाई तालाब। यह मामला मेरे पास आपके द्वारा आया है और इसमें मैं जांच करवाऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको हमारे द्वारा कराया जाएगा। धमतरी में चित्रोपल्ला महानदी के उद्गम स्थल से हावा में स्थित महानदी के घाट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेश ठाकुर और उनके परिवार के मार्गदर्शन में गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस महाआयोजन के संबंध में वीरेश ठाकुर ने कहा कि गंगा महाआरती का उद्देश्य सिर्फ महानदी और अन्य नदी को संरक्षण प्रदान करना है। आने वाले भविष्य के लिए भी जल की उपयोगिता को समझना बेहद जरूरी है और जल का उपयोग कम से कम करें, उसे बचाने का प्रयास करने की बात भी कही। साथ ही नदी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस महाआरती में विशेष रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी आनंद पवार की उपस्थिति रही है। आपको बता दें, उन्होंने इस संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि नदी का महत्व तो वेद पुराणों में भी दिया गया है। तो मैं कर्णेश्वर धाम को प्रणाम करता हूँ, माँ महानदी श्रीमती सिहावा को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूँगा कि शिव गंगा महाआरती का आयोजन जो शिव गंगा परिवार और साथ ही साथ वीरेश ठाकुर जी के परिवार के द्वारा आयोजित किया गया था, आज बहुत अच्छी पहल है। और हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये स्पष्ट है कि जब तक हम नदी को माता के समान नहीं पूजेंगे तब तक हम लोग को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जल जो पानी की उपलब्धता है तो ये तो बहुत छोटी बात है। नदी से हमको क्या क्या नहीं मिल जाता। नदी से ही रेत मिल जाती है हमको, नदी बहाकर क्या क्या लाती है, उससे हम लोग और क्या अन्य प्रकार के तत्व पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। नदी हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रवाहित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। रामचरितमानस में एक दोहा है, राम विमुख संपत्ति। इंदौर में 4 दिसंबर को टंट्या भील स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का जायजा लेने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। मौके पर गृह मंत्री सहित इंदौर कलेक्टर और कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि बलिदान कार्यक्रम में तकरीबन 3 लाख लोगों के सम्मानित होने का अनुमान है। वहीं मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के स्थानांतर से भव्यता में कोई भी कमी नहीं आएगी। बस एक दिन तक इंदौर में कुछ प्रमुख मार्ग कार्यक्रम से प्रभावित होंगे। पुराने समय में एक कहावत हुआ करती थी ना कि बादल और बादशाह का क्या भरोसा कब बरसे। उसमें से अकेले बादल के मौसम के कारण से, बादल के कारण से
बारिश के कारण से। वहाँ पर जो 2 दिन में बूंदाबांदी हुई उससे पार्किंग का स्थान ज़्यादा खराब हुआ और इसलिए मंची का मूल कार्यक्रम मंचिका यहाँ पर स्टेडियम में रखा है। 1 लाख लोग लगभग हमारे इसकी कैपेसिटी में ऊपर नीचे सीढ़ियों पे मिला के व्यवस्था की गई है। पार्किंग भी इस तरह की है कि किसी को भी 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना पड़े। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मास्क नहीं लगाने पर 500 जुर्माने वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं टीकमगढ़ में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि पुलिस ने रोको टोको अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। साथ ही साथ सभी को मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। ईओडब्ल्यू ने एमपी एग्रो स्टेट प्रबंधक के खिलाफ धार, भोपाल और मोहन बड़ोदिया गांव में छापामार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने धार के त्रिमूर्ति नगर में प्रबंधक रमेश चंद्र रूपालिया के सरकारी कार्यालय और निवास पर दबिश दी है। डीएसपी इंदौर अनिरुद्ध वादिया ने बताया कि प्रबंधक रमेश चंद्र रूपालिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। डीएसपी ईओडब्ल्यू के मुताबिक अभी कार्रवाई चल रही है। रमेश चंद्र रूपालिया के पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की संभावना है। एसपी ईओडब्ल्यू धनंजय शाह साहब के निर्देशन और माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके रमेश चंद्र रूपालिया के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। एमपी स्टेट एग्रो के जिला प्रबंधक है धार के कि उनके द्वारा कार्यकाल के दौरान में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और उनके धार स्थित यहाँ निवास पर, उनके सरकारी कार्यालय पर सभी एक साथ सभी जगह प्रातः 6 बजे दबिश दी गई है और सभी जगह कार्रवाई जारी है। इंदौर के कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय में तेंदुए पिंजरा तोड़कर भाग गया है। बता दें नेपाल नगर में डालमू गांव से वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर ली। तेंदुए के भागने के बाद 20 लोगों की रेस्क्यू टीम उसे खोज रही है। दूसरी ओर आला अफसर तेंदुओं के भागने की बात से लगातार इनकार कर रहे थे। जू प्रभारी उत्तम यादव के मुताबिक तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहली बार तेंदुए को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था, जो घायल बताया जा रहा है। एहतियाती तौर पर तेंदुए के मिलने तक जू को बंद कर दिया गया है। नहीं, देखिए अभी तेंदुआ जो एनकोजर जो ट्रीटमेंट के जो लेके आए थे उसी एनकोजर को उसने तोड़ के जू में प्रेमाइसिस में कहीं निकला है वो, तो अभी उसको सर्चिंग अभियान चल रहा है और कोशिश है कि जल्दी ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि 6 से 8 महीने का बता रहे, छोटा बच्चा है वो और उसके पैरों में भी तकलीफ है और हमारी वन विभाग की टीम और हमारी जू की टीम सब लगी हुई है उसको सर्च करने में। हाँ देखिए, कैमरे में कुछ हल्की सी झलक जरूर दिखाई दी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि एक्चुअली वो लेपर्ड ही है, लेकिन फिर भी हमारा सर्चिंग अभियान उसी गंभीरता से चल रहा है कि हम लोग तेंदुआ मान के ही चल रहे हैं। टीकमगढ़ शहर में मच्छर की दवा के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बता दें कि शहर की वीआईपी जगहों पर भेदभाव किया गया, जहां मच्छर मारने की दवा का इस्तेमाल सही जगहों पर सही उपयोग नहीं किया गया। इससे पूरा शहर डेंगू जैसी महामारी की चपेट में आ सकता है। इस कार्य की वजह से लोगों को प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हमारे यहाँ तो अभी दवाई का छिड़काव बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, हमारे मोहल्ले में तो बिल्कुल कभी कोई आए नहीं है दवाई। हम तो यही मानते हैं कि प्रशासन और जिला प्रशासन अपने यहाँ अधिकारी अपने यहाँ डलवाएं, उसके बाद जब उनके यहाँ पूर्ति हो जाए तो फिर सारे मोहल्लों में डलवाते हैं। ये तो प्रशासनिक गलती है और ये प्रशासन को सारे शहर का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कोई दवाई नहीं डाली गई और पहले प्रशासन अपने घरों में डलवा ले, इसके बाद कर देंगे गरीबों को किसी को। रायपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नम्रता के साथ संविधान सभा की अध्यक्षता की। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका महात्मा गांधी के साथ रही। आज पूरा देश उनके कार्यों को लेकर उन्हें नमन कर रहा है। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज जयंती है। हम उन्हें नमन करने आए हैं पूरे विधानसभा की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से। श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी ने जितनी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, जितनी सद्भावना के साथ संविधान सभा की अध्यक्षता की, संविधान बनाने में उनका योगदान रहा,
उसको नमन करने आए हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आज पूरा देश स्मरण कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके आदर्शों को पर चलने का संकल्प लेते हैं। महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और सब देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यवस्थाएं दी वो अनुकरणीय अनुशीलनीय है और आज हम सब उनको नमन करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत पंडरिया सहकारी समिति ने धान उपार्जन केंद्र में पूजा अर्चना के साथ धान खरीदी का शुभारंभ किया है, जहां सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्र प्रभारी बंशीलाल चंद्रवंशी के अनुसार खरीदी केंद्र के अंतर्गत 1630 हेक्टेयर रकबा के लिए 1412 किसानों का पंजीयन लिस्ट मिली है। वहीं चंद्राकर ने बताया कि उनके द्वारा धान खरीदी केंद्र में उपस्थित होकर आवश्यक निरीक्षण, भौतिक सत्यापन, अनिवार्य व्यवस्था निरीक्षण किया गया है। साथ ही सभी आवेदकों का निराकरण कर त्रुटि सुधार कर कार्य जारी है ताकि क्षेत्र के किसानों को उपार्जन केंद्रों में उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। पंडरिया ब्लॉक में 29 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह नोडल अधिकारियों को नियुक्ति कर दी गई है, खरीदी प्रभारी की नियुक्ति कर ली गई है और सभी जगह पूर्ण तैयारी कर ली गई है। जैसे बारदाना, भौतिक सत्यापन भी करने का निर्देश। क्या आप धान लाए आज पहली बार शुरुआत में? यहाँ माने जानकारी लेने के लिए आए कितना कुंटल धान बेचना है करके। पंजीयन हो चुका है। अभी पिछले साल में बेचा था 165 कुंटल, अभी वर्तमान में आया है 33 कुंटल। अब अभी जानकारी हुआ है मेरे को। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय चुनाव बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि अंबिका सिंह देव कौन होती हैं भाजपा को चुनाव लड़वाने की घोषणा करने वाली। कांग्रेस ने धोखा किया है, उसके लिए अंबिका सिंह देव जवाबदार हैं। उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए और संसदीय सचिव पद के इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं संसदीय सचिव अंबिका सिंह ने कहा कि मैं कौन होती हूं बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए कहने वाली, ये उनके ऊपर है, वे चुनाव लड़ें या ना लड़े। यदि मेरे इस्तीफा देने से कोरिया जिले का विभाजन नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। कांग्रेस का देखें, कांग्रेस ने धोखा किया है, उसके लिए अंबिका सिंह जी जवाबदार हैं। और यदि उनको वो कोरिया जिले की जनता के साथ हैं, यदि निर्वाचित किया है यहाँ के लोगों ने, तो उनको कड़ा कदम उठाते हुए संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये जो चाटुकारिता की राजनीति है, ये जो एक तरीके से आत्मसमर्पण की राजनीति है, ये कोरिया जिले के लिए बहुत घातक है। और कोरिया में कांग्रेस की विधायक के नाते अंबिका सिंह जी के आचरण से जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और उनको लग रहा है उन्होंने गलत चुनाव कर लिया है। मैं वहाँ पर यही कह रही हूँ कि आज हमको जो हमारे मुखिया सीएम साहब से आश्वासन मिला है कोरिया जिले के संदर्भ में कि विभाजन के संदर्भ में, उससे हम आश्वस्त होकर आज हम चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है, मैं कौन होती हूँ बीजेपी को कहने वाली कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये बिल्कुल उनके ऊपर है, वो चाहे लड़ें न चाहे न लड़ें। ठीक वैसे ही मैं इस्तीफा दूं या न दूं, मेरे ख्याल से ये कहने वाले भी, ये निर्णय भी मेरा खुद का होना चाहिए। ये मेरे क्षेत्र का मामला है। और हाँ, अगर आके मुझे ये कोई भी आके यहाँ पे कह देते हैं कि मेरे इस्तीफा देने से कोरिया जिला का विभाजन नहीं होगा, ये कोई भी मुझे कंफर्म कर देता है, मैं अभी दे दूंगी इस्तीफा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे V24। तब तक के लिए नमस्कार।